जो रचना रचना में नहीं है और उसे हमें रचना है, वही कला है। यानी जब किसी कार्य में रचना का समावेश हो जाए, कला शुरू हो जाती है। तो ललित कलाओं का कार्य वही है कि हमको पशुता से मनुष्यता की ओर ले चलें, हमें एक अच्छा इंसान बनाएं, हमें प्रफुल्लित करें और हम अपने विचार से, व्यवहार से, व्यक्तित्व से दूसरों को प्रफुल्लित करें। कोई भी रचनाकार वह है जो समकाल में जिए, मतलब उस काल की संवेदनाएं उसकी कला में, उसकी रचना में हों। संवेदनाओं पर अगर धन हावी हो गया, प्रभाव हावी हो गया, यश हावी हो गया, वहाँ समस्या हो जाती है। आयातित संवेदनाओं से कला दीर्घजीवी नहीं हो सकती। ब्रश को कितना दबाना है और कितना उठाना है, ये हम जानते हैं। क्या बात हम है। उसकी नज़ाकत को समझ रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को व्यक्ति के समझ रहे हैं कि उसके चेहरे पर क्या भाव आ रहा है। हम जो इनपुट एआई को दे दिए हैं वो उतने पर ही चलेगा, वो उसमें जोड़ घटा नहीं सकता है। वो हमारे डेटा पर निर्भर है, लेकिन डेटा क्रिएटर तो हम हैं। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। हमसे, आपसे, हम सबके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सरोकारों से सजे हमारे खास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में आपका स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है और यकीनन आपने भी सुना होगा कि अगर किसी काम की शुरुआत सकारात्मक सोच और पॉजिटिव अप्रोच के साथ की जाए तो उस काम के कामयाब होने के चांसेस, उसके इम्कानात, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आइए अपने शो की शुरुआत करते हैं सकारात्मकता को अपने आप में समेटे एक ऐसे ही विचार के साथ। तो क्या है आज का विचार? आज का विचार कहता है, कला सत्य नहीं है, कला वो झूठ है जो हमें सत्य तक पहुंचने में मदद करता है। जी हां, आज का विषय समकालीन चित्रकला और उसका भविष्य। और इस विषय पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान को आमंत्रित किया है। आइए आपका उनसे हम तारुफ कराते हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी। आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। हम लोग बात तो करेंगे चित्रकला की, लेकिन अपने दर्शकों के लिए थोड़ा हम ये जान लें कि कला क्या है। जो रचना रचना में नहीं है और उसे हमें रचना है, वही कला है। यानी जब किसी कार्य में रचना का समावेश हो जाए, कला शुरू हो जाती है। यानी रचनात्मकता अगर उसमें आ जाती है तो वहाँ से कला की शुरुआत होती है, आर्ट की शुरुआत होती है। डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं आपसे कि परंपरागत चित्रकला और आज की जो समकालीन चित्रकला है, इस पूरे सफ़र को कैसे देखते हैं आप? जब हम लगातार काम करते करते एक ट्रेडिशन को फॉलो करते रहते हैं, उसमें नवाचार की गुंजाइश कम रहती है, नवाचार कम करते हैं जैसा हमें सिखाया पढ़ाया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा या हमारे गुरुओं के द्वारा, ऐसे में वो परंपरा बनती जाती है, वह एक समझे जड़ता लेती जाती है, पर उसमें स्किल होती है, नवाचार नहीं होता है। लेकिन जब उसमें हम नवाचार करना शुरू कर देते हैं, नई नई चीज़ें ऐड करना शुरू कर देते हैं, रचनात्मकता लाना शुरू कर देते हैं, फिर वो कला की ओर बढ़ती है। यानी विचार तत्व बढ़ने चाहिए। जब विचार बढ़ते हैं तो कला आने लगती है, कला सशक्त होने लगती है। अगर विचार कम है, स्किल ज़्यादा है, तो कला न रह के परंपरा की तरफ चली जाती हैं, क्राफ्टमैनशिप की तरफ चली जाती हैं। वो हमारे लिए एक क्राफ्ट हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि दिल दिमाग दोनों साथ काम करें, विचार और स्किल दोनों साथ काम करें, तभी कलाएं अपने वर्चस्व की ओर बढ़ती हैं, वो स्थापित होती हैं। विचार और कला की बात आपने की है, कोई एक हमारे दर्शकों को ज़रा ना एक मिसाल के ज़रिए या उदाहरण के ज़रिए समझाने की कोशिश करें कि विचार और कला जब दोनों मिलते हैं तो किस तरीके की कृति आकार में आती है।
बड़ा सरल है समझना जी। कि जब हम रटे रटाए ढर्रे पर जो हमें समझा दिया गया है कि यह चीज़ ऐसे ही बननी है और सिर्फ वैसे ही बनाते चले जाएं, उसमें कुछ भी सोचने, जोड़ने, घटाने की गुंजाइश नहीं हो, तब हम धीरे धीरे परंपराओं की ओर बढ़ते हैं। जहाँ जैसे आपने कला की बात की जी, पारंपरिक कला की बात की, तो चाहे मुग़ल शैली को ले लें, चाहे हम इवन अभी बंगाल शैली को ही ले लें, तो जो रिदमिक लाइन्स हमको बता दी गई वही लाइन आनी चाहिए। जो हमको रूप बता दिए गए कि इतना बड़ा चेहरा होगा तो इतना ये चेस्ट होगा, तो इतनी और बॉडी होगी, इतना पैर होगा, इतना हाथ होगा, अगर हम उसी ढर्रे को फॉलो करते जाते हैं तो हम परंपरा में हैं। लेकिन जब हम रूप को गढ़ने में एक लिबर्टी लेने लगते हैं, एक हम अपनी रचनात्मकता भी उसमें जोड़ने लगते हैं, स्व को जोड़ने लगते हैं, ये है और इसमें मैंने अपना कुछ ऐड कर दिया, वहाँ से रचना शुरू हो जाती है, वहाँ से कला हो जाती है। इसी को हम कला कहते हैं। इसी में हम उपयोगी कला और ललित कला दो और भाग कर देते हैं। उपयोगी कला वो है जो हमारे रोज़मर्रा कार्यक्रमों में हर जगह सुबह से रात तक की दिनचर्या में सब जगह शामिल है। हमारे लिखने पढ़ने में लेटर हेड है, पैड है, विजिटिंग कार्ड है, शादी ब्याह का कार्ड है, पैकेजिंग है, डिस्प्ले है, साइनेज है, ये सब हमारे सूचना से संबंधित चीज़ें हैं, सब उपयोगी कला में आ जाएंगी। लेकिन उसी जगह पे ललित कला वो है, जैसे गेहूं बनाम गुलाब आपने सुना है कि गेहूं पेट के लिए है और गुलाब मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए है, इसके विकास के लिए है, प्रसन्नता के लिए है। तो ललित कलाओं का कार्य वही है कि हमको पशुता से मनुष्यता की ओर ले चलें, हमें एक अच्छा इंसान बनाएं, हमें प्रफुल्लित करें और हम अपने विचार से, व्यवहार से, व्यक्तित्व से दूसरों को प्रफुल्लित करें, जन कल्याण के बारे में सोचें, जन कल्याण करें। यही ललित कलाएं हैं। ललित कलाओं की बात जब प्रोफेसर साहब कह रहे थे और उन्होंने गेहूं और गुलाब का एग्जाम्पल दिया तो मुझे याद आ गया कि एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं राम वृक्ष वेनीपुरी, और उन्होंने एक कहानी लिखी थी गेहूं और गुलाब। वो हम लोगों ने अपने बचपन में पढ़ी है, आपने भी अपने बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी। उससे बड़ी सीख मिलती है। और जब साहित्यकारों की बात होने लगे चित्रकला में, तो जाहिर सी बात है स्वतंत्रता आंदोलन इससे अछूता कैसे रह सकता है। और औपनिवेशिक काल, जिसे अंग्रेज़ों की सत्ता कहा जाता था, डॉक्टर साहब, औपनिवेशिक काल में जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, हम जब जंग आज़ादी में थे, उस वक्त चित्रों ने या चित्रकला ने इस पूरे आंदोलन को किस तरीके से प्रभावित किया? हाँ, देखिए, चित्रकार या कोई भी रचनाकार वह है जो समकाल में जिए, मतलब उस काल की संवेदनाएं उसके कला में, उसकी रचना में हों, वही कलाकार है। हम देखते हैं चित्तो प्रसाद, जैनुल आबदीन या नंदलाल बोस, ये तमाम ऐसे कलाकार थे जो उस समय के परिस्थितियों को देखते हुए चित्रों की रचना की। जब बंगाल में अकाल पड़ रहा था तब देखिए चित्तो प्रसाद ने तमाम इलस्ट्रेशंस किए हैं जी। उसमें उनके इलस्ट्रेशन में दिखेगा कि व्यक्ति कैसे कमज़ोर है, जानवर कैसे कमज़ोर हैं, कैसे वो खाना बदोश ज़िंदगी वाले चले जा रहे हैं, आगे पीछे उनके कुत्ते भी चले जा रहे हैं दुबले पतले से। वो हृष्ट पुष्ट कुत्ते नहीं थे, दुबले पतले। उनके जो जानवर हैं वो सब दुबले पतले, किसी तरह हड्डी हड्डी बनी हुई है, किसी तरह जी रहे हैं ऐसा दिख रहा था। या जो अपने जन समूह को, अपनी जनता को प्रमोट करने वाले थे, उत्साहवर्धन के लिए चित्र बनाते थे, तो वो कलाकार उस समय इन विषयों को सोच रहे थे, अपने चित्रों में जगह दे रहे थे। तो औपनिवेशिक काल में भी चित्रकार बहुत सजग थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। लेकिन जो कंपनी के लोग थे वे सारे लोग एक ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, एक वस्तु की तरह समझ रहे थे आर्ट को। वे यहीं के कलाकारों को अपने अनुसार, अपनी शैली में, अपने विषयों को चित्रित करा के और उसे बेच रहे थे। जो हम कह सकते हैं कि इंडियंस या हमारे समाज के लोग अपना नहीं मानते थे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उसमें अपने को नहीं खोज पा रहे थे, वो अपनी संवेदनाएं नहीं देख पा रहे थे। ऐसे में E.V. हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक कला शुरू की जिसको बंगाल शैली कहा गया, जिसमें लाइंस तो अजंता की थी, प्रोपोर्शन वही था,
जो आइडियल ब्यूटी अजंता की थी, लेकिन विषय हमारे धार्मिक पौराणिक थे। तो उससे क्या हुआ कि हमारे इंडिया की शैली डेवलप हुई और जो विषय थे उनसे हमारे समाज के लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर लिए, अपने को सीधे जुड़ गए। तो घर घर में वो पहुंचने लगी, उसका स्वागत होने लगा, उसका आत्मसात करने लगे लोग, अपने घरों में टांग कर देख कर उससे जुड़ने लगे, उसमें अपने को खोजने लगे, अपनी जड़ों को खोजने लगे। तो उस कला ने एक तरह से पूरे समाज को, पूरे भारत को इकट्ठा किया। तो स्वतंत्रता के काल में ये फायदा हुआ कला से कि हम एकजुट होने में बड़ी मदद मिली। लेकिन फिर वही बात आई, अभी शुरू में मैंने कहा कि अगर जड़ता आ गई, अगर उसमें कोई नवाचार नहीं हुआ, हम समय को नहीं लेकर चल रहे हैं, समकाल को लेकर नहीं चल रहे हैं, तो कलाएं धीरे धीरे पीछे रह जाती हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये आता है ना कि आपने एक अपनी बातचीत में संवेदना का जिक्र किया है। तो आज के जो चित्रकार हैं या जो चित्र बनाए जा रहे हैं, जो कला आज प्रचलित है, इस बाजारवाद के दौर में क्या संवेदनाएं कहीं ना कहीं कुछ कम पड़ रही हैं? नहीं, संवेदनाएं तो रहती हैं, लेकिन संवेदनाओं पर अगर धन हावी हो गया, प्रभाव हावी हो गया, यश हावी हो गया, वहाँ समस्या हो जाती है। वहाँ हमारी सीमाएं आ जाती हैं कि हमें यह करना है। दरअसल जब हमें बाजार गाइड करने लगे या सत्ता गाइड करने लगे या धर्म गाइड करने लगे, तब हम अपनी संवेदनाओं की बात कहाँ कर सकते हैं। तो रचनात्मकता भी इनमें कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती होगी? पड़ती ही है, निश्चित रूप से पड़ती है। क्योंकि जब कलाकार निश्चिंत होके अपनी संवेदनाओं और आत्म सुख के लिए, स्वांता सुखाय के लिए कार्य करता है, फिर वो कार्य होता है, मतलब काम होता है, कलाएं होती हैं। लेकिन जब उस पर कोई भी तरह की चीज हावी होने लगती है, वहीं कलाएं अपना आत्मा, अपनी रचनात्मकता खोने लगती हैं और जड़ता कहीं ना कहीं वहां से शुरू होने लगती है। भारतीय चित्रकला में एक बहुत बड़ा नाम है राजा रवि वर्मा का। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि राजा रवि वर्मा से लेकर के आज तक की चित्रकला को, इस पूरे सफ़र को कैसे देखते हैं? राजा रवि वर्मा का भारतीय कला में जो योगदान है वह यह एक है कि तैल चित्र, जो विदेशी माध्यम था, जो हमारे देश में तब नहीं हो रहा था जी, तो उन्होंने तैल चित्रों में काम किया। लेकिन जो उनके विषय थे वो इंडियंस थे, वो भारतीय विषय थे और मराठा लोग थे, महिलाएं मराठा थीं। तो कहीं न कहीं देशीपन था उनमें, वे इंडियननेस लेकर चल रहे थे। लेकिन जो 3D का इफेक्ट और जिस तरह काम कर रहे थे, जिस बधी बधाई शैली में चल रहे थे, वो भी एक समय पे आके रुक गई। उसमें भी जड़ता आई क्योंकि नवाचार की गुंजाइश नहीं थी। तो उन्होंने एक माध्यम तो दिया देश को और इंडियननेस को भी बनाया, हम लोगों को जोड़ने की कोशिश की। बहुत सारे लोग उनके काम से जुड़े। एक समय पे उन्होंने छापा चित्र बनाए जो देश भर में फैले, कम कीमत में सबके घरों में टंगने लगे। ये सब उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक समय पे आके जड़ता आई। ऐसे में तभी आधुनिक कला शुरू हुई, तभी हमने विषयों में लिबर्टी लेनी शुरू की, हमारे विषय बदलने लगे। हम जो एक प्रपोर्शन था, जो आइडियल ब्यूटी थी, जो उसकी जकड़न थी, उससे मुक्त होने लगे। अब हम चेहरे में यह ज़रूरी नहीं था कि हम उसके एक एक आईलैशेस, आईब्रो तक ध्यान दें और नाक कैसी होगी वो ध्यान दें। अब हम समय लिबर्टी लेने लगे। कोई चीज़ छोटी हो गई, कोई चीज़ बड़ी हो गई, कोई मैंने भाव हावी होने लगा रूपाकारों पे, तकनीक पर, हमारी स्किल पर भाव प्रभावी होने लगा। यहाँ से हमारी रचनात्मकता शुरू होती है। तो बंगाल की कला, राजा रवि वर्मा की कला, उस पर क्या आने लगा, अब आधुनिक कला हावी होने लगी और आधुनिक कला की शुरुआत हो गई। क्या बात है। तो आधुनिक कला की शुरुआत कैसे हुई और हम परंपरागत कला से निकल करके आधुनिक कला की तरफ हम कैसे पहुँचे, उसमें राजा रवि वर्मा का क्या योगदान है। कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने समकालीन वक्त को, समकालीन समय को आपके सामने, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। डॉक्टर साहब, एक सवाल हम कर लें ज़रा वैश्विक परिदृश्य पे। जी जी। पाब्लो पिकासो एक वैश्विक कलाकार हैं। जब उन लोगों ने चित्रकला को एक पूरे दुनिया के फलक पे आम किया, तो भारतीय चित्रकला क्या उससे
प्रभावित हुए बगैर या उससे अछूती रह सकती थी? नहीं, देखिए वो जो पिकासो ने जो काम किया, पहली चीज़ उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि पश्चिम में डॉक्यूमेंटेशन बड़ी वरीयता पे रखा गया। हम अपने यहाँ देखते हैं कि कुछ चीज़ों का तो डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा जो हमारे धार्मिक पौराणिक संदर्भों की चीज़ें थी, लेकिन कलाओं का उतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। तो उनका एक डॉक्यूमेंटेशन हो गया, प्रचार प्रसार हो गया, उनको अपने देश में स्वीकार्यता मिली, वो स्वीकार्यता वैश्विक हो गई, पूरे संसार में मिलने लगी। उनके जो शोज थे, प्रदर्शनियां थी, वो चारों तरफ होने लगी। हर देश करने में, उनका प्रदर्शन करने में गौरवान्वित होने लगा जी। तो जब पिकासो की चित्रकला या उनकी कलाओं की प्रदर्शनी भारत में होगी और भारत के लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो निश्चित रूप से वो ख्यात होंगे, प्रख्यात होंगे, देश भर में जाने जाएंगे। ऐसे तमाम देशों में हुई तो उनका जो प्रचार प्रसार हुआ वो वैश्विक कलाकार हो गए। अदरवाइज देखा जाए तो भारत में भी काम हो रहा था, भारत में भी उसमें भी बहुत सारे कलाकार थे जो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन बात है डॉक्यूमेंटेशन की, बात है प्रचार प्रसार की। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन और प्रचार प्रसार के बगैर एक जो चित्रकार है उस चित्रकार की पहुंच वैश्विक स्तर पर नहीं हो पाती है? कैसे हो पाएगी? वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो इसी तरह अब जब उनकी स्वीकार्यता हो गई तो बहुत सारे कलाकार थे जो अपने को पिकासो के चित्रों के तरफ मोड़ने लगे, उनकी आकृतियों में अपनी आकृतियां धंसाने लगे, समाने लगे और उसको स्वीकार करने लगे, उनके फॉर्म, उनके स्टाइल, उनके माध्यम को अपनाने लगे। ऐसे में प्रभाव तो हुआ, बहुत सारे कलाकार प्रभावित हुए। उनका जो क्यूबिज्म था, घनवाद था, वो घनवाद की तरफ लोग बढ़ने लगे, तमाम कला प्रयोगों की तरफ बढ़ने लगे। तो ये होता है, किसी कलाकार को जब मान्यता मिलती है, पुरस्कार सम्मान मिलता है या मीडिया नोटिस लेती है जी, तो उसकी नकल होती है। ये बड़ा उससे प्रभावित होने वाला एक पूरा समाज होता है, एक पूरी भीड़ होती है जो उससे प्रभावित होती है। पर जब तक मौलिक संवेदनाएं नहीं होंगी, आयातित संवेदनाओं से कला दीर्घजीवी नहीं हो सकती, मौलिक नहीं हो सकती। मौलिकता लानी है, कालजयी रचनाएं करनी है तो संवेदनाएं अपनी होनी चाहिए, अब अपने आंचलिक होनी चाहिए, अपने देश की होनी चाहिए, और देशज कलाएं ही स्थायी रह सकती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज का जो हमारी चित्रकला है वो भारतीय समाज की जो संवेदनाएं हैं उसके साथ जुड़ी हुई हैं या कुछ कटती जा रही हैं? नहीं, दोनों ही बातें हैं। जो समझदार हैं वो जोड़े हुए हैं, जिनको तत्काल शॉर्टकट चल के बहुत कुछ उपलब्धियां पानी हैं कि जब तक लोग समझ पाएं कि हम आयाती संवेदनाओं के साथ खेल रहे हैं तब तक मेरा काम हो चुका हो। जो इस मानसिकता के होंगे वो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन जो संस्कारों में बंधे हैं, जिनको अच्छी गुरु शिष्य परंपरा मिली है, जिनको अच्छा पालन हुआ है, घर में अच्छे संस्कार मिले हैं, वो जानते हैं कि देशज चीज़ें देशज हैं, हमको अपनी संवेदनाओं को कभी छोड़ना नहीं है। हम अगर कट गए अपनी जड़ों से कट के हम कहीं नहीं हो सकते, हम कहीं नहीं जा सकते। तो जड़ों से कट करके हम कहीं नहीं जा सकते। और आपने देखा भी होगा कि अगर कोई पेड़ अपने जड़ से कट जाता है तो फिर सूखने लगता है, वो सूख जाता है। प्रोफेसर साहब ने एक बात कही है गुरु शिष्य परंपरा की, ज़रा हम इसी पे बात कर लें कि हमारा देश तो गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल का देश रहा है, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति यही रही है। लेकिन आज के इस तकनीकी दौर में, इस आधुनिक युग में गुरु शिष्य परंपरा क्या उतनी ही मजबूत है? और ख़ास तौर से अगर हम चित्रकला के बारे में बात करें। नहीं, मजबूत नहीं है। जब से सरकारी संस्थाएं आई, सरकारी नियम बने और ये कहेंगे मानवाधिकार आया, इसमें बहुत सारी चीज़ें अन्यथा ली जाने लगी। पहले कोई भी अभिभावक गुरु को सौंप कर बिल्कुल निश्चिंत हो जाया करता था कि मेरा जो बच्चा है वो कुछ बन के निकलेगा, उसको तराशा जाएगा, गढ़ा जाएगा और गुरु से अच्छा हम नहीं कर पाएंगे। गुरु के ऊपर पूरी तरह से आश्वस्त था, विश्वास था और गुरु जो करता है वही सिरोधार्य है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। गुरु ने क्यों डांटा है, गुरु ने क्यों दंड दिया है, ये स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में गुरु भी अपनी नौकरी करता है, बचता है। पहले ये था कि या तो बच्चा एक समय तक अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है और एक समय के बाद कोई भी बच्चा अपने गुरु के नाम से जाना जाता है। क्या बात है।
था। तो गुरु ये सोचता था कि कल कोई मेरे नाम से जाना जाएगा, इसलिए इसको वो बना के भेजना है क्योंकि इसके साथ मैं चल रहा हूँ, पीछे मैं ही देखा जाऊंगा। तो एक दायित्व बोध होता था, एक नैतिकता होती थी जी। तो उसमें कमी इसलिए आई कि हमारे नियम कानून को अन्यथा इंटरप्रेट किया गया, उनको उनके भाव को समझा नहीं गया। जी जी जी। तो इससे गुरु परंपरा क्षीण हुई है। गुरु भी अपने दायित्व से कटे हैं, विद्यार्थी भी शॉर्टकट चलने लगे हैं। विद्यार्थी भी अब वो समर्पण के साथ नहीं जाते हैं जो समर्पण हुआ करता था कि गुरु आदेश ही सब कुछ है, ऐसा नहीं था। लेकिन एक दोहा है, आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कबीरदास का दोहा है। हम सभी लोगों ने, आप सभी लोगों ने बचपन में इसे सुना होगा। गुरु की जो गरिमा है, गुरु का जो गौरव है, और शिष्य उसको किस तरीके से आत्मसात करते थे, आज भी करते हैं। आज भी ऐसे गुरु मौजूद हैं, आज भी ऐसे शिष्य मौजूद हैं जो उस परंपरा का पालन करते हैं और प्रगति के पथ पर बड़ी तेज़ी के साथ अग्रसर होते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये वक्त जो है सोशल मीडिया का दौर है, इसमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स ने चित्रकला को कैसे प्रभावित किया है? नहीं, अच्छा है। हम समकाल की बात कर रहे थे। अगर हम समकाल में चलते हैं तो कोई समस्या नहीं है। और जैसे आग जंगल भी जला देती है, घर भी जला देती है, लेकिन आग से हम भोजन पका सकते हैं, उसका और उपयोग कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, प्रकाश कर सकते हैं। उसी तरह सोशल मीडिया को अगर हम संभल के प्रयोग करें और पॉजिटिव चीज़ों को सामने लेकर आएं, सोशल मीडिया यही तो कर रही है कि जो हमारी पारंपरिक मीडिया थी, दूरदर्शन था, आपका चैनल से, अखबार था, रेडियो था, उससे ज़्यादा तेज काम कर रही है। जब तक आप इसको ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करेंगे, उसके पहले हम सोशल मीडिया से वहाँ पहुँच चुके होते हैं। माफ़ी चाहते हैं, एक सवाल आपको करेंगे डिस्टर्ब या इंटरवीन हम करना ये चाह रहे हैं कि आज क्या है ना कि एक कमांड देने पे, अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके ज़रिए अगर हम एक कमांड देते हैं तो एक चित्र बन करके आ जाता है। इसका उस पे का क्या प्रभाव है? जो आपका प्रश्न उस तरह में आ रहा था जी, कि उसका संभल के यूज़ करना है। क्या है कि हमने जो इनपुट्स दिए हैं आज तक एआई को, जी, वो उतना ही समझ रहा है, वो उससे बढ़कर नहीं समझ रहा है। वो मेडिकल में कैसे नहीं जा सकता जी, जहाँ भावनाओं की बात है वहाँ कैसे नहीं जा सकता, इसलिए कि उसके पास वो इनपुट नहीं है। हम तत्काल ब्रश को कितना दबाना है और कितना उठाना है ये हम जानते हैं। क्या बात हम है? उसकी नज़ाकत को समझ रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को व्यक्ति के समझ रहे हैं कि उसके चेहरे पर क्या भाव आ रहा है। हम जो इनपुट एआई को दे दिए हैं वो उतने पर ही चलेगा, वो उसमें जोड़ घटा नहीं सकता है। वो हमारे डेटा पर निर्भर है, लेकिन डेटा क्रिएटर तो हम हैं। तो हम मास्टर बने, हम उसके नौकर नहीं बने। क्या बात है, हमें मास्टर बनना है, हमें नौकर नहीं बनना है। और ये आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि जो क्रिएट करता है क्रिएटर, वो बड़ा होता है। एआई एक मशीन है, जब हम उसे कमांड देते हैं तो हमारे आदेशों का पालन करते हुए वो कृतियों का निर्माण करता है। ये बात हमेशा हमें याद रखनी होगी, हमें ध्यान में देनी होगी। कर ली। अब ज़रा हम आपके बारे में बात कर लें कि अयोध्या की गलियों से निकल करके और चित्रकला के फलक पर आपने एक चित्रकला को किस तरीके से स्थापित किया है? अभी संवेदनाओं की बात हो रही थी। निश्चित रूप से मैं अयोध्या जनपद के एक छोटे से गांव मठ गोविंद भोया का रहने वाला हूं, और वहां आते जाते, स्कूल जाते, खेलते कूदते और अन्य कृषि कार्य में जुड़कर देखा कि बिजू का एक गजब का कैरेक्टर है। वो कभी डराता है, कभी लगता है कि निरीह है, एक ढेला मार दें तो उसका हड्डियाँ फूट जाएगी, या उसके कपड़े में ही भैंस गाय सींग रगड़ के उसको नोच ले रही है। तो निरीह भी है पर धोखा भी है, छलावा भी है, उसके बहुत सारे रूप हैं। जब मैं कला जगत में आया तो मैंने देखा कि सिस्टम में भी बहुत सारे ऐसे लोग बिजू का दिख रहे हैं, जो भयावह हैं, जो छलावा हैं, जो भ्रम हैं, जो छद्मवेशी हैं। तो मैंने अपना रचना का मुख्य चरित्र, मुख्य पात्र बना लिया बिजूका को। तो मेरे जो प्रायोगिक ज़िंदगी है, जो क्रियात्मक ज़िंदगी है, जो चित्रों की रचना से संबंधित है, उसका नाम मैंने बिजूका रख दिया। और जो
कला साहित्य में मैंने कंट्रीब्यूट किया, आर्ट लिटरेचर में, कला दीर्घा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ विजुअल आर्ट्स के माध्यम से। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट कला दीर्घा है जो मैं देश दुनिया में पत्रिका के माध्यम से कंट्रीब्यूट करता हूँ। और एक बिजुका है जिसमें चित्र बनाकर मैं अभी तक लगभग 2 दर्जन सोलो शोज कर चुका हूँ, सैकड़ों ग्रुप शोज और पार्टिसिपेशंस हैं। ये करता हुआ मैं अभी लगातार रचनारत हूँ और कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। आपने विजुका की बात की, हमारे दर्शकों को ज़रा समझाइए। मैं तो ये समझ पाया हूँ कि हम जब सुबह सुबह खेतों में कुछ, अब आज चूँकि सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन हम लोग जब चने की फिराक में खेतों में जाया करते थे, मटर के लिए खेतों में जाया करते थे, तो वहाँ पे एक कपड़े में लिपटा हुआ एक मानव जैसा प्रतिलिपि, एक आकृति वहाँ खड़ी रहती थी। हम जब अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते थे कि भाई ये क्या चीज़ है, तो कहते थे कि ये जो छुट्टा जानवर हैं या फसलों को नुकसान पहुँचाने की जो फिराक में रहते हैं, उनसे बचने के लिए हमने ये प्रतिलिपि या ये आकृति तैयार कर दी है। हालांकि ये झूठ है, असत्य है, इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें जान नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि जानवर इससे डर जाएंगे इसलिए हमने इसको खड़ा किया है। क्या डॉक्टर साहब उसी को विजुका कह रहे हैं? हाँ, उसी को कहीं काग भगावन कहते हैं, कहीं बुजगावना कहते हैं, कहीं विजुका, कहीं पुतला, कहीं धोखा, बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। और उनमें से मैंने बिजुका नाम लिया, जो मेरा ब्लॉग है बिजुका। तो बिजुका में ही हमारे अपने कला दुनिया पूरी समाई है, और जो मैं पूरे समाज के लिए, देश दुनिया के लिए कर पाता हूँ वो भी बिजुका ब्लॉग पर मिल जाएगा। आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, वहाँ के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में जो लोग सक्षम हैं वो तो ठीक है, वो कोई भी अपना करियर किसी भी फील्ड में वो जा सकते हैं, लेकिन जो थोड़े से फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, पूरी दुनिया में या ख़ासतौर से अगर हम भारत की बात करें, अलग अलग विश्वविद्यालयों में वो लोग अगर चित्रकला में अपना करियर बनाना चाहें, उसमें कोई अपना विकल्प तलाश करना चाहें, तो उनके लिए आपका सजेशन क्या है? नहीं, बिल्कुल, हमारा जो विश्वविद्यालय है वो इस अवधारणा से बनाया गया है कि वहाँ दिव्यांगों का हर तरह का विकास हो सके, वो मुख्य धारा में आ सकें। समावेशी शिक्षा है। हम अगर उनको अलग पालते, अलग उनको प्रमोट करते, तो वह बात नहीं आती जो सबके साथ, दिव्यांग और सकलांग सब एक साथ मिलके बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि पढ़ाई के बाद जब वो अपनी मुख्य धारा में जुड़ते हैं, विकास की धारा में, तब उनको सकलांगों के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो पहले उन्हीं के साथ पले बढ़े हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय में जो दिव्यांग हैं, वो चूँकि हमारा अपना क्षेत्र दृश्य कला का क्षेत्र है, जहाँ दृश्य होना जरूरी है, जहाँ दृष्टि होना जरूरी है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए, जो दृष्टिहीनता जिनमें है, वे हमारे फील्ड में नहीं आते हैं। लेकिन दृष्टि के अलावा कोई भी विकलांगता हो, वो हमारे फील्ड में कोई बाधा नहीं है, निर्बाध है। वो आएँ, पेंटिंग बनाएं, मूर्ति बनाएं, पॉटरी सेरेमिक में काम करें, अप्लाइड आर्ट में काम करें, जितनी कलाएं हैं सब में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। और हमें लगता है कि सकलांग के पास तो सोचने समझने का और अपने मन मस्तिष्क के डाइवर्ट होने के बहुत सारे चांसेज होते हैं, लेकिन दिव्यांग एक फुल फोकस्ड अपने काम पर देखता है और वो बहुत आगे जाता है, और उसकी कल्पनाशीलता भी बहुत बेजोड़ होती है। डॉक्टर साहब, आपने अभी दिव्यांगों के बारे में बताया कि चित्रकला में वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और चित्रकला उनके लिए कितनी उपयोगी है, लेकिन अब हम आपसे ये भी जान लें कि चित्रकला में अगर कोई अपना करियर बनाना चाहे तो उसके लिए क्या क्या विकल्प मौजूद हैं? चित्रकला पढ़ने के बाद एक ऐसा सौंदर्य बोध विकसित हो जाता है कि समाज में कहीं भी रहे व्यक्ति वो बहुत कुछ कर सकता है। दरअसल फ्रीलांसिंग एक सबसे बड़ा एरिया है जहाँ व्यक्ति चित्र बनाकर, प्रदर्शनियाँ लगाकर और अपना जीवन यापन कर सकता है। चित्र बहुत अच्छे कीमत दे जाते हैं और समाज में बहुत सारे कला रसिक हैं, कला प्रेमी हैं जो अपने घर में और अपने संस्थान में चित्रों को लगाना चाहते हैं। इसके अलावा फिल्म की दुनिया है और बहुत सारा प्राइवेट तमाम संस्थान हैं, सरकारी संस्थान हैं जहां कलाकार की ज़रूरत होती है और उन पदों पे लोग काम करते हैं।
कला शिक्षा भी एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ एक कला के शिक्षक बन के अपना करियर बना सकते हैं। कैसे कला शिक्षा में कैसे जा सकते हैं? उसके लिए क्या उन्हें पीएचडी करने की ज़रूरत है या क्या उन्हें नेट करने की ज़रूरत है? क्या प्रक्रिया होती है और क्या उसकी योग्यताएं हैं? नेट पीएचडी करने की आवश्यकता विश्वविद्यालयीय सेवाओं में होती है जी। लेकिन अगर हम माध्यमिक शिक्षा में या अन्य शिक्षा में जाते हैं, किसी और बोर्ड में जाते हैं, वहाँ बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट काफ़ी है जी। और कुछ संस्थाओं ने अभी बीएड भी जोड़ दिया है, तो बीएफए बीएड कर लेने से काम हो जाएगा, वो योग्यता पूरी कर पाएंगे और कला शिक्षा में जा सकते हैं। कला शिक्षा के लिए अगर कोई विद्यार्थी अपना मन बना रहा है, वो चाहता है कि हम चित्रकला की फील्ड में और आर्ट में हम जाएं, तो कौन कौन से पाठ्यक्रम आपका विश्वविद्यालय चलाता है? मेरे विश्वविद्यालय में बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, लेकिन जहाँ तक हम कला की बात करें कला की। तो चित्रकला, मूर्तिकला और व्यावहारिक कला, 3 विषयों में बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री और पीएचडी कर सकता है। तो ये तीनों पाठ्यक्रम हैं हमारे पास जिसमें रह के अपना करियर बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसकी योग्यता क्या है? इंटर पास करके 10+2 पास करके व्यक्ति ग्रेजुएशन में आता है। 4 साल का डिग्री कोर्स है, 2 साल का मास्टर डिग्री कोर्स है। तो वहाँ पे कोई प्रवेश परीक्षा भी होती है या CUET मेरिट पे ही उनका एग्जाम एडमिशन मिल जाता है? CUET के थ्रू आ सकते हैं और CUET से अगर सीटें बच जाती हैं जी, तो हमारा विश्वविद्यालय अपना पोर्टल ओपन करता है, वहाँ के माध्यम से आ जाएं। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम का वक्त अब धीरे धीरे हम अपने आखिरी दौर में हैं। एक बेहद संक्षिप्त और आखिरी सवाल आपसे ये है कि चित्रकला और चित्रकारों को प्रमोट करने में अपना दूरदर्शन किस तरीके की भूमिका निभाता है? दूरदर्शन हमेशा कलाओं के साथ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमेशा जो संगीतकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, इनको लगातार फीचर किया है, लगातार डॉक्यूमेंट्री बनाई है और समाज से जोड़ा है। समाज में कला और कलाओं के महत्व, संस्कृति के महत्व को हमेशा दिखाया है और सबको अवेयर किया है। इस मामले में हम इसको हमेशा आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं दूरदर्शन को और यहाँ की टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी गूढ़ जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका शुक्रिया, करम, मेहरबानी। तो आज के लिए बस इतना ही। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के लिए देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।